हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की और इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज के बारे में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर वेब सर्विसेज। तो देखिए, वेब सर्विसेज जो है इसके कई सारे पहलू होते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम वेब क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज ए वेब बिकॉज it is a collection of websites or web pages stored in web servers and connected to local computers through the internet। तो जो हमारे वेब सर्वर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं और हम जो है अपने लोकल कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू उनको कनेक्ट करके वो वो जो वेब पेजेस होते हैं उनको हम एक्सेस करते हैं। तो ये एक तरह का जाल है पूरा, जैसे हम फिगर में देख पा रहे हैं। पूरा अराउंड द वर्ल्ड जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब मतलब एक तरह का जाल बिछा हुआ है इंफॉर्मेशन का, जो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो these websites contain text page, digital images, audios, videos. User can access the content of these sites from any part of the world over the internet using their devices, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फोन्स, इनको यूज़ करके यूज़र जो है इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है अराउंड द वर्ल्ड, कहीं से भी। तो www along with internet enables the retrieval and display of text and media to your device। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट के हेल्प की मदद से इनेबल्स द रिट्रीवल एंड डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट एंड मीडिया। हमारे डिवाइस में टेक्स्ट और मीडिया जो भी है वो पेजेस के द्वारा हमारे को एक्सेस होता है। कभी कभी जो है हम कंफ्यूज करते हैं इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब से। इंटरनेट जो होता है एक मीडियम होता है उसको एक्सेस करने का, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट इज़ ए बंडल ऑफ सो मेनी रिसोर्सेज जो कि वेब सर्वर पर अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट वेब सर्वर में सेव हो गए हैं। बिना इंटरनेट की मदद से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, हमें आपस में इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। इट इज़ एन एक्रोनिम विच स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। ये वो लैंग्वेज है जिससे हम अपने वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड वेब पेजेस, देखिए इनका मतलब क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर एक और टेक्स्ट होता है। ये टेक्स्ट हैज ए लिंक विद इन इट, इसीलिए इसको हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं, क्योंकि वो जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वो हाइपरटेक्स्ट होता है। जब हम उसको क्लिक करते हैं तो एक दूसरा टेक्स्ट हमारे को खुल जाता है, एक नया डॉक्यूमेंट हमारे को खुलता है, इसलिए उन टेक्स्ट को हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। Whenever you click on a link which brings you to a new web page, उसमें लिंक्स दिए होते हैं जिनको हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। जब हम उनको क्लिक करते हैं वो एक हमें दूसरी वेब पेजेस पे लेके जाते हैं। यू आर क्लिक्ड ऑन ए हाइपरटेक्स्ट, जब हम हाइपरटेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक नए वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। हाइपरटेक्स्ट इज ए वे टू लिंक टू और मोर वेब पेजेस। तो हाइपरटेक्स्ट जो होता है, अगर ये ना हो तो हम वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीका होता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से लिंक कर देते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज किसे कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू ए text document। Markup languages make text more interactive and dynamic. It can turn text into images, tables, links, etc। तो ये मार्कअप लैंग्वेज जो होती है अप्लाई करते हैं फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस टू ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आगे देखिए वेब पेज किसको कहते हैं? ए वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट विच इज कॉमनली रिटन इन HTML एंड ट्रांसलेटेड बाय ए वेब ब्राउजर। तो HTML लैंग्वेज में हम एक वेब पेज को लिखते हैं और उसको वेब पेज क्रिएट करते हैं। और वेब ब्राउज़र जो होता है, जैसे हमारा गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये वेब ब्राउज़र हैं हमारे। इनकी हेल्प से हम जो है HTML डॉक्यूमेंट को खोलते हैं, उसे ओपन करते हैं और वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं हम लोग। तो वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एंटरिंग एंड URL। जो URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, जब हम करेक्ट एड्रेस लिखते हैं अपने ब्राउज़र में जाके तो हमारा वेब पेज ओपन होता है। वेब पेज कैन बी ऑफ स्टैटिक और डायनेमिक टाइप। स्टैटिक टाइप होता है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, और डायनेमिक ये इंटरैक्टिव वेब पेज होता है जिसमें हम कुछ इनपुट भी कर सकते हैं और अपने इनपुट के बेसिस पे
आउटपुट रिसीव कर सकते हैं, तो वो डायनेमिक होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन को डायनेमिक फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ HTML वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस ओनली। जो है HTML जो होता है सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस को डेवलप करने में हमारी हेल्प करती है। चलिए आगे देखते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में XML भी बोलते हैं। जैसे HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये है XML। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGML से डिराइव किया हुआ है इसको। इन XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड। जैसे HTML के अंदर टैग्स पहले से डिफाइन होते हैं, XML में वो डिफाइन नहीं होते, रेदर दे आर क्रिएटेड बाय द यूज़र फॉर देयर ओन पर्पज़। इसमें जो है यूज़र अपने हिसाब से जो है टैग्स को क्रिएट करता है अपने पर्पज़ के लिए। अनलाइक HTML, इन XML टैग्स आर केस सेंसिटिव। जैसे HTML में केस सेंसिटिव नहीं होते हैं टैग, चाहे मैं अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन XML में क्या होता है, केस सेंसिटिव होते हैं टैग्स। टैग्स मस्ट हैव ए कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर जो हर एक टैग का एक क्लोजिंग टैग भी होता है, और वो केस सेंसिटिव भी होते हैं। मतलब कि अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट वे में ट्रीट किए जाते हैं। जो XML में टैग्स आइडेंटिफाई द डाटा एंड आर यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा रेदर देन स्पेसिफाइंग हाउ टू डिस्प्ले इट, लाइक HTML टैग। जैसे कि HTML टैग्स में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए HTML टैग्स होते हैं, XML टैग्स होते हैं बेसिकली दे आर यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डाटा। बजाय इसके कि उनको कैसे डिस्प्ले करेंगे डाटा को, वो HTML टैग्स का काम होता है। XML टैग्स का जो बेसिक पर्पज होता है वो होता है टू स्टोर द डाटा। XML is not going to replace HTML in the near future, but it introduces new possibilities while adopting many successful features of HTML. So there are three important characteristics of XML that make it useful in variety of system and solution. XML जो होता है it carries data, does not present it. Next है XML जो allows you to store the data irrespective of how it will be presented. XML का काम सिर्फ डाटा को स्टोर करना होता है, वो कैसे प्रेजेंट होगा उसका वो कोई कंसर्न नहीं होता XML का। XML इज ए पब्लिक स्टैंडर्ड। XML वाज डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको हम W3C भी कहते हैं, एंड इट इज़ अवेलेबल एज एन ओपन स्टैंडर्ड। तो ये कुछ XML के फीचर्स थे। आगे देखते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, HTTP शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं, स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ ए प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द डाटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हम जो एक्सेस करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा ही एक्सेस होता है, एंड दिस प्रोटोकॉल कैन बी यूज टू ट्रांसफर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन। तो प्लेन टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट या ऑडियो या वीडियो हम इससे ट्रांसफ़र कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं HTTP प्रोटोकॉल से। दिस प्रोटोकॉल नॉन एज hypertext transfer protocol because of its efficiency that allows us to use in a hypertext environment where there are rapid jumps from one document to another document. Hypertext इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्योंकि टेक्स्ट जो है वो हाइपरटेक्स्ट होते हैं, जब उनको क्लिक करते हैं तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट खोल देते हैं। तो HTTP सिमिलर टू द FTP, जो FTP एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, इसके सिमिलर ही होता है, as it also transfer the file from one host to another host, but HTTP is simpler than FTP, as HTTP uses only one connection, no control connection to transfer the files. So HTTP is used to carry the data in the form of MIME-like format. HTTP is similar to SMTP, जो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, उससे भी सिमिलर होती है, as the data is transferred between client and server. HTTP differs from the SMTP in the way the messages are sent from the client to the server and from server to client. SMTP messages are stored and forwarded while HTTP messages are delivered immediately. यहाँ पे स्टोर नहीं होते हैं, जबकि SMTP में स्टोर होते हैं, जबकि HTTP मैसेज को इमीडिएटली डिलीवर कर देता है। देखते हैं कुछ फीचर्स इसके, HTTP के कुछ फीचर्स यहाँ पर हैं। ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होती है। Connectionless HTTP client initiates a request and waits for the response from the server. जो जैसे मेरे को अगर कुछ गूगल की सर्विस में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मी एज ए क्लाइंट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और वेट करता हूँ रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से। तो जब सर्वर रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड्स बैक द रिस्पॉन्स टू द HTTP client, आफ्टर विच द client disconnects the connection.
So the connection between client and server exists only during the current request and response time only. नेक्स्ट आता है मीडिया इंडिपेंडेंट। ये HTTP प्रोटोकॉल जो है मीडिया इंडिपेंडेंट है, एज डाटा कैन बी सेंट एज लॉन्ग एज बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर नो हाउ टू हैंडल द डाटा कंटेंट। तो इसमें मीडिया इंडिपेंडेंट होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर टू स्पेसिफाई द कंटेंट टाइप इन माइम टाइप हेडर। नेक्स्ट है ये स्टेटलेस होता है। HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर नो ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट। So due to this nature of the protocol, both the client and server do not retain the information between various requests of the web pages. चलिए आगे देखते हैं डोमेन नेम्स। डोमेन नेम क्या होता है? We communicate over the internet with IP addresses, but it is not possible to remember the IP address of a particular website or a computer every time. हम जो कम्युनिकेट करते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, हमें इंटरनेट के द्वारा हम जब कोई रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं तो हम वहाँ पर उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो IP एड्रेसेस के द्वारा स्टोर की जाती हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द IP एड्रेस ऑफ ए पार्टिकुलर वेबसाइट और ए कंप्यूटर एवरी टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करके वेबसाइट के नाम होते हैं, जैसे google.com, ये मेरी एक सर्च इंजन है, तो मैं उसका जो है IP एड्रेस रिमेंबर नहीं कर सकता, तो मैं google.com लिखूँगा। तो डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, इट मेक्स इट ईजियर टू रिजॉल्व IP एड्रेस इनटू नेम्स, फॉर एग्जांपल www.google.com। तो जब मैं google.com लिखा तो इसका एक इक्वलेंट IP एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है, एक इसका इक्वल IP एड्रेस जनरेट होगा। तो ये तो मेरा डोमेन नेम हो गया google.com। तो जो एक DNS होता है, जो डोमेन नेम सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो एक सर्विस होती है, ये ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेसेस। ये सारे डोमेन नेम जो होते हैं, URL जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी हम इनको बोलते हैं। तो जब हम इनको जनरल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज तो हम इनको रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन IP एड्रेसेस को हम रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम डोमेन नेम को टाइप करते हैं, और ये जो है डोमेन नेम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्वलेंट IP एड्रेस बाय द DNS सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। So this allows the user of networks to utilize user-friendly name when looking for other hosts instead of remembering the IP address. So a domain name consists of following parts. Top level domain होता है, और जिसको primary domain name भी कहते हैं, और उस बाद में सब domain names आते हैं। In the domain name, like for example cbse.nic.in, ये CBSE का एक वेबसाइट का एड्रेस है पूरा। एंड इन जो है .in, ये तो है इज द प्राइमरी डोमेन नेम। इसके अंदर NIC इज द सब डोमेन नेम। ठीक है, और CBSE जो है इट्स द सब डोमेन ऑफ NIC। तो इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, दीज आर द पार्ट्स। टॉप लेवल होता है, और उसके बाद सब डोमेन नेम्स होते हैं। डोमेन्स आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग डोमेन नेम्स। जेनरिक डोमेन नेम्स होते हैं, जैसे .com फॉर कमर्शियल बिजनेस के लिए होता है, वो .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, .gov होता है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। और कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स होते हैं, जैसे IN फॉर इंडिया होता है, .au फॉर ऑस्ट्रेलिया, .ca फॉर कनाडा, .ch लाइक चाइना। तो इस तरह से ये जो होता है कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स होते हैं। आगे देखते हैं हम URL को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A URL is a type of uniform resource identifier and its address of a resource on the World Wide Web and the protocol used to access it। तो URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो एक पूरा वेबसाइट का एड्रेस होता है, जो हम अपने ब्राउज़र में जाके वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होते हैं और वहाँ पे हम URL लिखते हैं। ठीक है, तो जब तक एक कंप्लीट URL अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ ए वेब रिसोर्स टू एक्सेस द वेब पेजेस। फॉर एग्जांपल, to visit the Google website, you will go to the URL www.google.com, which is the URL for the Google website। तो जैसे ये www.google.com ये URL है, किसका URL है? Google वेबसाइट का। तो अगर हमें इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है वर्ल्ड वाइड वेब से, तो हमें URL को रिमेंबर रखना होता है, और फिर हम वहाँ पर उसको ब्राउज़र में जाके टाइप करते हैं। आगे देखते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या होता है? IP address is the identifier that enables your device to send or receive data packets across the internet।
ये आइडेंटिफाई करता है आपके डिवाइस को, ये यूनिफॉर्म एक यूनिक एड्रेस आपके डिवाइस को एलोकेट होता है जब आप कनेक्ट होते हैं इंटरनेट पे, तो ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर लोकेशन एंड देयरफॉर मेकिंग डिवाइस अवेलेबल फॉर टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वो आपका डिवाइस एक आइडेंटिफाई हो जाता है आईपी एड्रेस के द्वारा, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन। जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजेगा, आपको भेजेगा। कैसे आइडेंटिफाई होंगे आप नेट के ऊपर, तो आपको आईपी एड्रेस के द्वारा आपकी आइडेंटिटी मेंटेन की जाती है वहाँ पे। इंटरनेट रिक्वायर्स ए प्रोसेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, राउटर्स एंड वेबसाइट्स। Therefore, IP addresses provide the mechanism of doing so, and it forms an indispensable part in the working of the internet. तो सारे रिसोर्सेज को जो आइडेंटिफाई करने के लिए एंड आईपी एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक मैकेनिज़्म होता है ताकि जो है पूरा इंटरनेट जो वर्क है उसका फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम डेस्टिनेशन टू सोर्स जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस। एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ टू फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। वो हर कंप्यूटर को फॉलो करने होते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल इज टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स होती हैं जो इंटरनेट पे फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज नोन एज टीसीपी आईपी। Therefore, it becomes important that each device should have unique address to identify it on a TCP/IP network. इसलिए हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए TCP/IP नेटवर्क पे। नेटवर्क्स यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल रूट मैसेजेस बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। तो जो आईपी एड्रेस होते हैं उसके बेसिस पे वो मैसेजेस को एक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन। टू चेक योर कंप्यूटर आईपी एड्रेस, अगर आपको अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेक करना है तो टाइप CMD इन द रन डायलॉग बॉक्स। आप अपने सिस्टम में जाके रन डायलॉग बॉक्स में CMD को कमांड को लिखेंगे। आफ्टर दैट एक कमांड प्रॉम्प्ट विंडो टाइप, जो उसके बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट में विंडो आएगा, उसमें आप टाइप करिए IP config, IP config और एंटर प्रेस कर दीजिए। उसमें आपका डिवाइस का आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश्ड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। तो एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का और इसको नाम दिया जाता है ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सकें हम, और एक वेब सर्वर पे उसको स्टोर करते हैं हम ताकि जो क्लाइंट्स होते हैं, जो यूज़र होते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं हमको। जैसे एग्जांपल्स होते हैं wikipedia.org, google.com, amazon.com, ये कुछ वेबसाइट्स के नेम हैं। ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सब वेबसाइट्स मिलके जो हैं जिनको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, वो ये वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। एक तरह का जाल बनता है पूरा इंफॉर्मेशन का, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। जो पहला पेज होता है नॉर्मली वेबसाइट का, उसको हम होम पेज कहते हैं। द वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट आर रिटन यूजिंग HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ करके हम वेबसाइट्स को बनाते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू HTTP प्रोटोकॉल। जैसे अभी हमने देखा था, HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हम एक्सेस करना चाहें किसी भी वेबसाइट को, HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है उसके अंदर। तो वेबसाइट के बाद देखते हैं वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? जो वेबसाइट होती है वो कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, उसका एक सिंगल पेज को हम वेब पेज बोलते हैं। सो ए वेब पेज इज ए हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय ए वेबसाइट एंड डिस्प्ले टू ए यूज़र इन ए वेब ब्राउज़र। तो वो एक सिंगल पेज होता है वेबसाइट का, जो वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन को। ए वेबसाइट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मैनी वेब पेजेस एंड लिंक टुगेदर इन ए कोहेरेंट फैशन। और बहुत सारे वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। द नेम वेब पेज इज ए मेटाफर ऑफ पेपर पेजेस बाउंड टुगेदर इनटू ए बुक। जैसे कि एक बुक को हम, जो एक बुक क्या होती है, उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और उसकी हम बाइंडिंग करवा देते हैं तो वो एक बुक की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से बहुत सारे वेब पेजेस को हम जब टुगेदर पुटअप कर देते हैं तो वो एक वेबसाइट बनाता है।
So a web page can be of static type in which information is displayed and dynamic web pages which is an interactive page. वेबसाइट के अंदर जो होते हैं वेब पेजेस जो या तो वो स्टैटिक होते हैं जो इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, या फिर वो डायनेमिक वेब पेज हो सकते हैं जिसमें कि इंटरैक्टिव मोड में वो वेब पेजेस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं. इट यूजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू डिस्प्ले चेंजिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम चेंजिंग कंटेंट बनाते हैं वेब पेजेस में, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है. आगे देखिए वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र क्या होता है? इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब. जो इन्फॉर्मेशन हमारी वर्ल्ड वाइड वेब पे है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक टूल चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए. तो हमारा एक वेब ब्राउज़र जो है इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब. व्हेन ए यूज़र रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर वेबसाइट, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then displays the pages on the user's device. तो जब एक यूज़र जो रिक्वेस्ट करता है वेब पेज का पार्टिकुलर वेबसाइट से, तो वेब ब्राउज़र जो है उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके यूज़र तक उसको पहुंचाता है. तो वेब ब्राउज़र ही एक मीडियम होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं. वेब ब्राउज़र आल्सो नोन एज www क्लाइंट, वर्ल्ड वाइड वेब का क्लाइंट भी उसको कहते हैं, विच नेविगेट्स थ्रू www टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जो नेविगेट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में टू इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए. तो ये था वेब ब्राउज़र. आगे देखते हैं वेब सर्वर. वेब सर्वर क्या होता है ये देखिए, ये डायग्राम यहाँ पर है. इसके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं. फाइल्स और कुछ हमारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं HTTP सर्वर पे हमारी सारी फाइल्स वगैरह यहाँ पे स्टोर होती हैं. ये एक ब्राउज़र की हेल्प से अगर हम उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये देखिए HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजी हमने और वहाँ से HTTP रिस्पॉन्स जो है हमारे को हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से हमारे को रिस्पॉन्स हमें मिला. तो ब्राउज़र की हेल्प से मैं जो इन्फॉर्मेशन इस मेन कंप्यूटर में जिससे मैं सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है किसी पार्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर वेब सर्वर में स्टोर होती हैं और मैं अपने ब्राउज़र की हेल्प से HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता हूँ. तो ये काम होता है वेब सर्वर का. वेब पेजेस आर ए कलेक्शन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग इमेजेस, टेक्स्ट फाइल्स, हाइपरलिंक्स, डेटाबेस फाइल्स एटसेट्रा, ऑल लोकेटेड ऑन सम कंप्यूटर आल्सो नोन एज सर्वर स्पेस ऑन द इंटरनेट. तो जब तक मैं कहीं पर उनको स्टोर नहीं करूँगा और उसकी एक्सेस नहीं दूंगा यूजर्स को, तो वो इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जो वेब सर्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें कि सारी मेरी वेबसाइट की सारी फाइल्स होती हैं, अपनी वेबसाइट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं सारा उसको वेब सर्वर पे स्टोर करता हूँ. सो ए वेब सर्वर इज डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द सर्वर साइड. व्हेन एनी यूजर रिक्वेस्ट देयर वेब ब्राउजर टू रन एनी वेब पेज, द वेब सर्वर places all the data materials together into an organized web page and forwards them back to the web browser with the help of the internet. तो इंटरनेट की हेल्प से वो सारे इंफॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं यूज़र को विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र. सो इन ऑर्गेनाइज मैनर में पूरा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र इंटरनेट के द्वारा उनको भेज दिया जाता है. सो देयरफॉर वेब सर्वर इज ए डेडिकेटेड कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग वेबसाइट सिटिंग आउट ऑन दोज कंप्यूटर्स समवेयर ऑन द इंटरनेट. तो अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं क्यों, अगर कोई भी मुझे अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक वेब सर्वर पे डालनी पड़ेगी. तो वेब सर्वर जो होते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रनिंग द वेबसाइट. दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट सर्कुलेट वेब पेजेस एज समन्ड बाय द यूज़र. वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं वेब पेजेस को जैसे कि रिक्वेस्ट करते हैं यूज़र जो है. The primary objective of any web server is to collect, process and provide web pages to the user. जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है यूज़र का वेब सर्वर का वो क्या होता है? टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड प्रोवाइड वेब पेजेस टू द यूज़र. उनको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और उसके बाद यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी वेब सर्वर का. चलिए आगे देखते हैं वेब होस्टिंग. वेब होस्टिंग क्या होता है ये देखिए, एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर. ये कोई वेबसाइट ओनर है, वो होस्टिंग करना चाहता है, अपनी वेबसाइट को होस्ट करना चाहता है. तो उसको एक होस्टिंग सर्वर में उसको हायर करना पड़ेगा या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेब होस्टिंग के उनके पास जाके एक वेब सर्वर को हायर करना पड़ेगा. ठीक है. तो
यहाँ पर देखिए राइट साइड में ये वेबसाइट विजिटर है, उसने जो है एक ब्राउज़र की हेल्प से www वर्ल्ड वाइड वेब में जाके उसने रिक्वेस्ट किया, और ये जो वेब सर्वर है ये वापस उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़र के पास भेज देता है जो वेबसाइट को विजिट कर रहा है। तो इस तरह से वेब होस्टिंग जो होती है, एक वेब सर्वर के अंदर उसको होस्ट किया जाता है पब्लिकली, इसको अवेलेबल किया जाता है, इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। So web hosting in simple terms, it is an online service that enables you to publish your website और वेब एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। जैसे कोई एक बुक होती है, बुक को लिखने के बाद उसको पब्लिश किया जाता है किसी पब्लिशर के द्वारा, और वो पब्लिक को अवेलेबल कराई जाती है। उसी प्रकार से जो हम वेब पेजेस इकट्ठे करके उसको कंबाइन करके एक वेबसाइट के फॉर्म में हम उसको होस्ट करते हैं, पब्लिकली उसको यूज़र को अवेलेबल कराते हैं, तो उसको वेब होस्टिंग बोलते हैं। When you sign up for web hosting service, you basically rent some space on a physical server where you can store all the files and data necessary for your website to work properly. तो जब मैं एक साइन अप करता हूँ वेब होस्टिंग सर्विस के लिए, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिजिकल स्पेस मुझे चाहिए होता है एक सर्वर के ऊपर, जिसको वेब सर्वर भी हम कहते हैं। तो जो लोग मुझे सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर होस्ट करेंगे, मेरे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी फाइल्स, सारा डाटा नेसेसरी जो है उस वेबसाइट से रिलेटेड वो वहाँ पर स्टोर करेंगे, और ताकि यूज़र को वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस को वेब होस्टिंग बोलते हैं। ये सर्वर इज़ ए फिजिकल कंप्यूटर दैट रन्स विदाउट एनी इंटरप्शन सो दैट योर वेबसाइट इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर एनीवन हु वांट्स टू सी इट। तो सर्वर जो होता है, जिसे हम वेब सर्वर भी बोलते हैं, वो हमेशा ऑन रहना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र कभी भी 24 आवर्स इन ए डे कभी भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो वो इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल होनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ सर्विस नहीं चल रही होती है, हम एटीएम जाते हैं तो सर्विस नहीं चल रही होती है, तो हमें कहा जाता है कि इसका सर्वर डाउन है अभी। तो अगर सर्वर डाउन हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर सर्विस जो वेबसाइट है या कोई और नेटवर्क सर्विस है वो हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो मेन सर्वर होता है हमारा वेब सर्वर, वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। योर वेब होस्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दैट सर्वर अप एंड रनिंग। जो हमें होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप दैट सर्वर अप एंड रनिंग, उसको रनिंग सिचुएशन में, रनिंग कंडीशन में उनको रखना पड़ता है। प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम मैलिशियस अटैक, उसमें कोई वायरस अटैक ना आ जाए। एंड ट्रांसफरिंग योर कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, फाइल एटसेट्रा फ्रॉम द सर्वर टू योर विजिटर्स ब्राउज़र। जो वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं उनके ब्राउज़र में वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती रहे, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे देखते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। डोमेन नेम रिजोल्यूशन क्या होता है? जैसे अभी हमने पढ़ा था डोमेन नेम सिस्टम। Domain resolution is a service that points the domain name to the website space IP so that people can easily access the website through the registered domain name. जो लोग होते हैं वो तो एक डोमेन, चलिए आगे देखते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। जैसे अभी हमने पढ़ा था डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, जो कि हमारे जो डोमेन नेम्स होते हैं उसको इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो ये डोमेन नेम रिजोल्यूशन जो होता है एक सर्विस होती है जो कि डोमेन नेम्स को वेबसाइट पे पॉइंट आउट करती है, सो दैट पीपल कैन इजीली एक्सेस द वेबसाइट थ्रू द रजिस्टर्ड डोमेन नेम। जो भी डोमेन नेम होते हैं वो हम एंटर करते हैं, वो उसके बाद उसके इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस जनरेट होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो होते हैं वो आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो डोमेन नेम को एक इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है, तो एन आईपी एड्रेस इज ए न्यूमरिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज ए साइट ऑन द नेटवर्क। So in order to facilitate the memory, the domain name is used instead of the IP address to identify the site address. क्योंकि लोगों के लिए इजी रहता है डोमेन नेम्स को याद रखना, क्योंकि इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं उसमें, जबकि एड्रेस, आईपी एड्रेस जो होता है वो न्यूमरिक नंबर्स होते हैं कई सारे, जिनको याद रखना मुश्किल होता है। सो डोमेन रिजोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। तो डोमेन रिजोल्यूशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जो कि डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। सो रिजोल्यूशन ऑफ द डोमेन नेम इज डन बाय द डीएनएस सर्वर। ये जो कन्वर्जन होता है, ये जो रिजोल्यूशन होता है डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में, इट इज़ डन बाय द डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस सर्वर की जिम्मेदारी होती है। तो आगे देखते हैं वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्ट क्या होता है? वेब स्क्रिप्ट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एडिंग डायनेमिक कैपेबिलिटीज टू वर्ल्ड वाइड web pages. Web pages marked up with HTML, hypertext markup language, or XML, extensible markup language. They are largely static documents.
तो वेब स्क्रिप्टिंग कैन ऐड इंफॉर्मेशन टू अ पेज एज ए रीडर यूजेस इट और लेट द रीडर एंटर इंफॉर्मेशन दैट में फॉर एग्जाम्पल बी पास्ड आउट ऑन टू द ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस। तो वेब स्क्रिप्टिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक डायनामिक फीचर उसको ऐड करता है वर्ल्ड वाइड वेब को। वो वेब स्क्रिप्टिंग के द्वारा ही होता है। जैसे कोई आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाली, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन, कुछ अमेज़न पे जाके आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप अपना एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, अपना हाउस एड्रेस देते हैं, अपना मोबाइल नंबर देते हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है वेब स्क्रिप्टिंग के द्वारा। अब ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है दो साइड की होती है, क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है, इट इज़ बिल्ट टू परफॉर्म कोड ऑन विच ए वेब ब्राउजर रन्स एंड एक्सेसिबल यूजर गेट्स द रिजल्ट ऑफ द इनपुट। तो ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पर कि ये इट इज़ बिल्ट टू परफॉर्म कोड ऑन विच ए वेब ब्राउजर, जो वेब ब्राउजर होता है हमारा उस पर रन करता है, एंड एक्सेसिबल यूजर गेट्स द रिजल्ट ऑफ द, जो भी आप इनपुट देते हो अपने ब्राउजर के द्वारा, आप उसका रिजल्ट वहाँ पर आपको मिलता है। तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। इन क्लाइंट स्क्रिप्टिंग इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरेक्शन विद द सर्वर। आप सर्वर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन जो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उससे आप इंटरेक्ट करते हैं। द ओनली इंटरेक्शन डन इज रिसीविंग द डाटा विच वॉज रिक्वेस्टेड। जो आप रिक्वेस्ट करते हो वो डाटा आपको रिसीव हो जाता है। सो इट अलाउज मोर इंटरेक्टिविटी विद द क्लाइंट यूजिंग द ब्राउजर एंड यूज टू वैलिडेट प्रोग्राम्स एंड फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो उसके हिसाब से आपका वैलिडेशन होता है आपके प्रोग्राम्स का। तो पॉपुलर क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट एंड वीबी स्क्रिप्ट, जिसको विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो ये दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट साइड पे यूज़ होती है। आइए देखते हैं इनके बारे में। जावास्क्रिप्ट इज ए टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बोथ ऑन द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। जो दोनों साइड में यूज़ होती है, क्लाइंट साइड में भी यूज़ होती है, सर्वर में भी यूज़ होती है। इट अलाउज यू टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उसको इंटरेक्टिव एक फीचर इसको प्रोवाइड करती है। वेयर HTML एंड CSS आर लैंग्वेज दैट गिव स्ट्रक्चर एंड स्टाइल टू वेब पेजेस। जबकि HTML और CSS ये दोनों जो होते हैं ये स्ट्रक्चर देती हैं और स्टाइल देती हैं वेब पेजेस को। जावास्क्रिप्ट गिव्स वेब पेजेस इंटरेक्टिव एलिमेंट्स दैट इंगेज द यूजर। इंटरेक्टिव एलिमेंट देते हैं, जैसे आपको कुछ इनपुट करना है और अकॉर्डिंग टू योर इनपुट द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड। इट इज़ ऑल डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के क्या क्या यूज़ होते हैं देखिए, वेब एप्लीकेशन है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, गेम्स में यूज़ होती है, सर्वर एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं और वेब सर्वर में यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। आगे आती है वीबी स्क्रिप्ट, जिसको विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट कहते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विद द इंटेंशन ऑफ डेवलपिंग डायनामिक वेब पेजेस। इट इज़ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट इज अ लाइट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक। जो हमारा विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये उसका लाइट वर्जन है वीबी स्क्रिप्ट। सिंटैक्स ऑफ वीबी स्क्रिप्ट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ विजुअल बेसिक। तो इसका जो सिंटैक्स होता है बहुत सिमिलर होता है, विजुअल बेसिक से मिलता है। वीबी स्क्रिप्ट इज जस्ट ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये जस्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। आगे देखते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड में क्या होता है? इट इज स्क्रिप्टिंग इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ मेथड ऑफ डिजाइनिंग वेबसाइट सो दैट द प्रोसेस और यूजर रिक्वेस्ट इज रन ऑन ओरिजिनेटिंग सर्वर। जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और जहाँ से इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सर्वर में है वहाँ पे उसको रन करने की जो आपकी रिक्वेस्ट होती है उसको प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन भेजी जाती है सर्वर साइड में। सो सर्वर साइड स्क्रिप्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर एंड लिमिट एक्सेस टू प्रोप्राइटरी डाटा एंड हेल्प कीप कंट्रोल ऑफ द स्क्रिप्ट सोर्स कोड। ठीक है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो होती है ये एक इंटरफेस तब यूज़र के बीच में और जो सर्वर के बीच में बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और जो प्रोप्राइटरी डाटा होता है उस पर आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं और वो आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है स्क्रिप्ट का जो है सोर्स कोड के ऊपर। नेक्स्ट आता है इसमें जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनके एग्जांपल हम देखते हैं। PHP पहला एग्जांपल है, PHP जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP का जो फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसको बोलते हैं। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू एनहांस वेब पेजेस। With PHP, a user can do things like create username and password login pages.
जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो लॉगिन हमें करना पड़ता है। अगर हमारा वहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो यूज़र नेम और पासवर्ड हम डालते हैं वहाँ पर। चेक डिटेल्स फ्रॉम ए फॉर्म, क्रिएट फॉरम्स, पिक्चर गैलरीज एट्सेट्रा, ये सारा पीएचपी के द्वारा किया जाता है सर्वर साइड पे। फीचर्स देखते हैं पीएचपी के। पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। पीएचपी इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देयर इज नो नीड फॉर कंपाइलेशन। इसको इंटरप्रेट किया जाता है, कंपाइल नहीं होती है। पीएचपी इज फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल एएसपी एंड जीएसपी। तो एएसपी और जीएसपी ये जो दो दूसरी लैंग्वेज होती है, ये उनसे ज़्यादा फास्ट होती है पीएचपी। PHP is a server-side scripting language which is used to manage the dynamic content of the website. जो वेबसाइट के डायनेमिक कंटेंट होता है उसको मैनेज करती है। PHP कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML। और PHP इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। PHP इज एन ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज। ये इसके कुछ फीचर्स हैं PHP के। आगे देखते हैं जो दूसरी सर्वर साइड जो लैंग्वेज है वो है ASP, जिसको एक्टिव सर्वर पेजेस कहते हैं, शॉर्ट में ASP बोलते हैं। इट इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्ट इंजन फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। तो ये दूसरी सर्वर साइड की स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ASP is basically a server page that contains embedded programs in it. It is a technology that is used to create dynamic web pages so that user can see these pages without any specific web browser. तो कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाते हो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। तो कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो वेरियस सर्विसेज जो ऑफर होती हैं ASP के द्वारा वो हैं, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेजेस। इंटरैक्टिव और डायनेमिक वेब पेज बनाने में हमारी हेल्प करता है। इट अलाउज एक्सेस टू एनी डाटा और डाटा बेसिस एंड रिटर्न्स द रिजल्ट टू वेब ब्राउज़र। तो कोई भी डाटा आप एक्सेस कर पाते हैं ASP के द्वारा, और वेब ब्राउज़र को आप वेब ब्राउज़र की हेल्प से उस डाटा को और डाटाबेस को आप एक्सेस कर पाते हैं। इट अलाउज द यूज़र टू डायनेमिकली एडिट, चेंज और ऐड एनी कंटेंट ऑफ ए वेब पेज। और नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ए पेज एज इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाई ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है ASP पेजेस को एग्जीक्यूट नहीं करता है, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है आपको वेब ब्राउज़र। तो इसलिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होता वेब ब्राउज़र के द्वारा। नेक्स्ट लैंग्वेज जो है वो है जावा सर्वर पेजेस, JSP। इट स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस। इट इज़ ए सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ये दूसरी लैंग्वेज है सर्वर साइड में जो यूज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। इट इज़ यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब कंटेंट, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज भी जो है सर्वर साइड में वो वेब कंटेंट ऐड करती हैं। ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है JSP। ये जो है डायनेमिक वेब कंटेंट को डेवलप करने में हेल्प करती है। इन दिस JSP टैग्स आर यूज टू इंसर्ट जावा कोड इनटू HTML पेजेस। जो जावा कोड होते हैं वो HTML पेजेस में इंसर्ट कर दिए जाते हैं JSP के द्वारा। इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी। इट इज़ ए वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, हेल्प्स अस टू क्रिएट ए डायनेमिक एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी ब्राउज़र से आप यूज़ कर सकते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि पार्टिकुलर ब्राउज़र ही आप यूज़ करेंगे तभी वो आपका वेब पेज ओपन होगा। सो इन दिस जावा कोड कैन बी इंसर्टेड इन HTML, XL पेजेस और बोथ। तो इसको यूज़ करते हुए हम HTML और XML में जावा कोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो JSP is first converted into servlet by JSP container before processing the client request। तो जो वेरियस फीचर हैं JSP के देखिए वो है, कोडिंग इन JSP is easy as it is just adding Java code to HTML। तो ये इजी होता है क्योंकि सिर्फ हमें जावा कोड जो है इंसर्ट करना होता है HTML या XML के अंदर। रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ कोड इन JSP वी यूज एक्शन टैग, कस्टम टैग्स एट्सेट्रा। Connection to database is easier. It is easier to connect website to database and allows to read or write data easily to the database। Make interactive website, ये हमारी interactive वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। In this we can create dynamic web pages which helps user to interact in real time environment। कोई इन्फॉर्मेशन हमें रियल टाइम में चाहिए, जैसे किसी फ़्लाइट की बुकिंग है, एयरलाइंस पे कोई फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं या नहीं है, तो रियल टाइम में हमारे को हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। या रेलवे की टिकट्स हमें बुक करानी है, ट्रेन की कोई पार्टिकुलर, तो रियल टाइम में। या स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, तो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होती है। तो डायनेमिक वेब पेजेस हमें चाहिए होते हैं उसके लिए। तो ये जो है वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती हैं। पोर्टेबल होती है, पावरफुल है, फ्लेक्सिबल है एंड ईजी टू मेंटेन है एज दीज आर ब्राउज़र एंड सर्वर इंडिपेंडेंट। जो कि ब्राउज़र या सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, उससे इंडिपेंडेंट होती हैं।
चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में। तो देखिए कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पर, इनकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो है वो है स्क्रिप्टिंग रन्स थ्रू वेब ब्राउज़र। जो क्लाइंट साइड में जो है वो जो लैंग्वेज होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो जो है ब्राउज़र्स के द्वारा रन होती है, जबकि सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है इट रन्स थ्रू वेब सर्वर। ठीक है, उसमें ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस ऑन द एंड यूजर्स साइड। जो आदमी एक्सेस कर रहा है वेबसाइट को, उसके एंड पर प्रोसेसिंग होती है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सर्वर बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। जो क्लाइंट की स्क्रिप्ट होती है यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होती है, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती है वो सर्वर में एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द ब्राउजर रिसीव्स द पेज सेंट बाय द सर्वर एंड एग्जीक्यूट्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। इसमें जो ब्राउजर जो होता है वो पेज रिसीव करता है जो कि सर्वर ने भेजा है, और उसको एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट करती है। लेकिन सर्वर स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, इसमें सर्वर एग्जीक्यूट्स सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू सेंड आउट ए पेज बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। जो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट होती है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे सर्वर साइड की स्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट करके वो पेजेस को जो है क्लाइंट को भेज देता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो होता है वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स का होता है सर्वर में। और आगे देखिए फोर्थ पॉइंट है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट बी यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस ऑन द वेब सर्वर। जो हमारी क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो लैंग्वेज में वो दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। जो सर्वर में हमारा डेटाबेस होता है उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ रिक्वेस्ट भेजते हैं और इन्फॉर्मेशन को वहाँ से जब आती है इन्फॉर्मेशन तो उसको डिस्प्ले करता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस दैट रिजाइड्स ऑन द वेब सर्वर। जो वेब सर्वर में डेटाबेस होता है वो उसको कनेक्ट करती हैं और उसको मेंटेन भी करती हैं। तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डेटाबेस को मेंटेन करना। नेक्स्ट देखिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन बी ब्लॉक बाय द यूज़र। क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो यूज़र ब्लॉक कर सकते, लेकिन जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है उस पर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता, दे कैन नॉट बी ब्लॉक बाय द यूज़र। ठीक है, आगे सिक्स पॉइंट जो है वो है रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इज फास्टर एज कम्पेयर टू सर्वर साइड स्क्रिप्ट बिकॉज द स्क्रिप्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन द लोकल कंप्यूटर। जो क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्ट होती है उसकी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो आप अपने एक लोकल कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हो। लेकिन जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो आप सर्वर में चल रहा है, बिकॉज स्क्रिप्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन द रिमोट कंप्यूटर जो कि एक वेब सर्वर होता है। तो वो एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड ये सर्वर साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है ये स्लो होती है। लास्ट पॉइंट इसमें है एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर जावास्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट। ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट। और सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जांपल हैं पीएचपी है जो अभी हमने देखा, जेएसपी है, एएसपी है, ASP.NET है और पर्ल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के। तो ये था वीडियो हमारा वेब सर्विसेज के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।